नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं श्री राम शर्मा जी का लिखा हुआ शिकार नामक पुस्तक से उद्धृत एक स्मृति, जिसमें उनके बचपन की एक साहसिक और रोमांचकारी घटना का वर्णन किया गया है। वर्णन इतना सजीव है कि पाठक का कुतूहल अंत तक बना रहता है। बाल प्रकृति और बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण विशेष रूप से दृष्टव्य है। तो स्मृति पर पहुंचने से पहले हम लोग जानते हैं कुछ प्रमुख तथ्य श्री राम शर्मा जी के बारे में। हिंदी साहित्य के प्रणेता व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के किरथरा गांव में 23 मार्च 1892 को हुआ था। ये बचपन से ही साहसी और आत्मविश्वासी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर के विद्यालय में हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वे पत्रकारिता से जुड़ गए। विशाल भारत का संपादन भी उन्होंने किया है। सफलता सर्वप्रथम प्रयास है, ऐसा उनका मानना है। साहित्य और मातृभूमि की सेवा करते हुए यह निर्भीक योद्धा लंबी रुग्णता के पश्चात 1967 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। आइए जानते हैं इनका कुछ साहित्यिक परिचय। पत्रकारिता के क्षेत्र में शर्मा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने विशाल भारत का कुशलतापूर्वक संपादन किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में सन 42 के संस्मरण और सेवाग्राम की डायरी, जो कि आत्मकथा की शैली में लिखी हुई है, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। शर्मा जी की अन्य रचनाओं में शिकार, प्राणों का सौदा और बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव तथा वे जीते कैसे हैं आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी सभी कहानियां प्रायः शिकार से संबंधित होती हैं। शिकार साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान से हिंदी साहित्य हमेशा ही ऋणी रहेगा, जिसको विस्मृत कर पाना बहुत ही कठिन है। तो आइए जानते हैं इनके लेख स्मृति के बारे में। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसीलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। गाँव के पास एक आदमी ने जोर जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही लौट आओ। मैं घर को चला। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर किया है। जब घर पहुँचे तो भाई साहब ने देखा हमको और कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक से ही चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बहुत ज़रूरी हैं। जाड़े के दिन थे, जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भूख बुझाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा ले घर से निकले। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, इस उम्र में राइफल से भी उतना मोह नहीं है। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आमों के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झोरे जाते थे। इसी कारण वह मूक डंडा सचिव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़े। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं का ज्ञान केवल 2 महीने का है। बच्चे नटखट तो होते ही हैं। मक्खनपुर जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झाँक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसको सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरे त्यों ही फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हुए, फिर जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। अब सब उझक कर कुएं में झाँकने लगे और ढेला फेंकने लगे। सांप क्रोधपूर्वक फुसकार कर लगाए जा रहा था।
गांव से मक्खनपुर जाते समय और मक्खनपुर से लौटते समय प्रतिदिन कुएं में ढेले डाले जाते। मैं तो भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत थी। सांप से फुसकार करवा लेना उस समय बड़ा काम समझा जाता था। इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले तो कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हुई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो जाता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछक कर एक हाथ से टोपी उतारी या नहीं, यह बात स्मरण नहीं रही, पर जैसे ही ढेला गिरा मुझ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हाथ होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी के पेड़ पर चढ़ते हुए देख उस पर हमला करता है। वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके से कुएं में गिर गया होता अगर जरा सा न संभलता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाड़े मार मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर हो जाता है और पानी बाहर टपकता है। निराशा और पिटने के भय के उद्योग से रोने का तूफान आता। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोने का प्रयत्न करते, पर कपोलों पर आंसू लुढ़क ही आते। माँ की गोद की याद आती। जी चाहता कि माँ आकर छाती से लगा ले, लाड प्यार करे और कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दे कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना न जानता था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भांति धुनाई होती। मार ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काँप जाता। सच बोलने पर पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुँचाने की जिम्मेदारी के बोझ से मैं दबा जा रहा था और रो रहा था। इसी सोच में 15 मिनट बीत गए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत हो रही थी। जिम्मेदारी और पिटने की दुधारी तलवार कलेजे पर चल रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी भी दुविधा दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था। जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में किसी एक से तो काम करने ही चाहिए, करने के लिए चाहे मौत का ही मार क्यों ना जाए, और वह भी जानबूझकर। फिर मैं तो अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता हूँ। और फल, उसको फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरे की शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया गया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह थी कि डंडे से पहले सांप को मार दूंगा और फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था। उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही थी। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस मौत से मुठभेड़ में मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, छोटे भाई की एक चने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुल रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी थी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से धोखे का कोई काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डोंग, वह लकड़ी जिस पर चरसा टिका रहता है, के चारों ओर चक्कर देता हुआ बांध एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती के डोंग से कड़ी करके बांध दिया और उसे खूब मजबूती से पकड़े रहने के लिए कहा। मैंने उसको आश्वासन दिया कि कुएं में जाकर पहले मैं सांप को मार दूंगा, उसके बाद चिट्ठियाँ उठा लाऊंगा। इसीलिए मुझे कुएं में घुसते समय सांपों का तनिक भय नहीं था, क्योंकि मैंने अपने डंडे से बहुत सारे सांपों को मारा था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर सांप को खिलाता है, सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है तथा फुसकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था और उसका प्रतिद्वंदी मैं, उससे कुछ ऊपर हाथ
धोती से पकड़े हुए लटक रहा था। धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं की धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता था। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से भी अधिक नहीं होता। ऐसी दशा में कुएं में अधिक से अधिक 4 फुट की दूरी में ही रह पाता, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ा भी नहीं जा रहा था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो भी कुएं की परिधि पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता त्यों तो मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एकाएक सूझी। अपने दोनों हाथ से धोती पकड़ते हुए मैंने अपने पैरों को कुएं की बगल में लगा दिया। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए। मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटक रही थी, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि में उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। शायद एक दूसरे ने पहचाना। सांप को चक्षुस्रवा भी कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुस्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस विचार और आशा को लेकर मैं कुएं में उतरा था और कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या हो जाती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा असंभव्यता प्रतीत हुई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुँह पे खड़े होना था। यदि फन उसके समीप का भाग न दबा पाया तो वह पलट कर काटता जरूर, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी 2 चिट्ठियाँ कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास से सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे रहे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 5 मिनट हो गए। दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे। मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत कुछ करता तो उसे पकड़कर कुचल मार देता, पर वह तो अचूक तरल मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक ही सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर का था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप के दाईं ओर पड़ी चिट्ठी को उठाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ और डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा। ज्यों ही चिट्ठी के पास पूछा, फुसकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय कांप गया। हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछला। जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मेरे सामने रख दिया। मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फूंक फूंक करके डंडे से 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ, या शायद सांप का उपहास कर रहा था। उधर फूंक के ऊपर फूंक, मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूंक और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरा कष्ट और विरह के ख्याल उसके कोमल हृदय में समा गए और भ्रात स्नेह के ताने बाने की चोट लगी और वह चीख पड़ा। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ा। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ!
कितना ठंडा। डंडे को मैंने एक और पटक दिया और कहीं उस पर दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिर जाता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों ढंग निकल आते हैं। वह दैवी ही कृपा थी कि डंडे को मेरी ओर आने में मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुल कर धरना दे बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने दाईं ओर फेंकी और वह उस पर झपटा। मैंने दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में मैंने उससे दूसरी ओर वार भी किया। यदि डंडा बीच में ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फीट ऊपर चढ़ना अब मुझसे नहीं हो सकता था। 15-20 फुट मैंने बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखी। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा। बाहें भर आई, छाती फूल गई और धौकनी की तरह चल रही थी। एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाता तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन था। ऊपर आकर बेहाल सा थोड़ी देर पड़ा रहा। देह को झाड़ कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़ गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे गोद में ऐसे बैठाया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैनों में छिपा लेती है। कितने अच्छे दिन थे वे। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार, राइफल के शिकार से रोचक न था। श्री राम शर्मा। तो इस तरह आपने सुना श्री राम शर्मा जी के लिखा हुआ शिकार नामक संस्मरण से एक स्मृति। आशा करती हूँ यह आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।